हमारी कहानी चल रही थी नफरत का बंधन। ये कहानी का पार्ट 13 है। 12 वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग आइए देख लेते हैं। आदित्य ने गुस्से में आरोही के लंबे बाल काट दिए जिससे आरोही पूरी तरह से टूट गई। केयर टेकर ने उसे बेटी की तरह संभाला और जीने की हिम्मत दी। इसी बीच आदित्य को अमेरिका जाना पड़ा। बाहर निकली आरोही की मुलाकात सुपरस्टार असर से हुई। असर ने उसके कटे बाल और चेहरे के निशान देखकर सब समझ लिया। उसके सामने आरोही फूट फूट कर रोई और असर ने उसे सहारा दिया। अब असर की जिंदगी में आरोही की एंट्री कहानी का नया मोड़ देने वाली है। अब कहानी में आगे असर उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर मॉल में ले गया। वो मॉल किसी और का नहीं बल्कि उसका ही था। वो सीधा उसे एक हेयर बिग शॉप पर ले गया। अटेंडेंट जल्दी से उसके पास आई और बोली, सर आपको क्या चाहिए? आरोही कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे लगा कि आसपास लोग हैं और अगर किसी ने असर का नाम सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसे देखकर ही लग रहा था कि असर उसकी बात नहीं मानेगा और यहाँ तमाशा करना ठीक नहीं था। असर ने आरोही की बालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम के जैसे बाल हैं वैसे ही बिग दो, जो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। अटेंडेंट ने आरोही के बालों को देखा और फिर कहा, ठीक है सर, लेकिन आपको शॉर्ट बिग चाहिए या लॉन्ग? लॉन्ग, असर ने जवाब दिया। जैसे ही आरोही ने उसकी बात सुनी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद अटेंडेंट ने उसे बिग दे दी और देने से पहले उसने पहन कर भी दिखाई। वो बिग आरोही के बालों जैसी ही थी। ये देखकर कि बिग बिल्कुल उसके जैसे बालों की ही है, असर ने संतुष्टि से अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद वो आरोही के साथ बाहर आ गया। जब वो दोनों कार के पास गए तब जाकर आरोही ने चिल्लाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे आपकी किसी भी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे आपकी मदद चाहिए। प्लीज़ ये दिखावा करना बंद कर दीजिए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। असर भी उस वक्त गुस्से में था। इतने सवालों के बावजूद आरोही ने उसे कुछ भी नहीं बताया था जिससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा कठोर होता जा रहा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो आरोही, मुझे नहीं पता तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था और अगर तुम्हें मेरी मदद इतनी ही बुरी लगी तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारी कभी भी कोई मदद नहीं करूँगा। यह सुनकर वह गुस्से में कार में बैठ गया और तेजी से वहां से निकल गया। आरोही ने अपने हाथ में पड़ी बिग को देखा और फिर खुद पर गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचा, आरोही तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर क्यों निकाल रही हो? वो तो बस मेरी मदद ही करना चाहते थे। उसने एक गहरी सांस ली और उसके बाद टैक्सी बुक करके वहां से घर की ओर चली गई। उधर आदित्य अपने अमेरिका वाले विला में एक आदमी के सामने बैठा हुआ था जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए था। वो शायद डॉक्टर था। सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए उसने डॉक्टर की सिकड़ी हुई आंखों को देखा और कहा, सच में उसे सिर्फ एक दिन के लिए होश आया और वो वापस बेहोश हो गया। सिगरेट के धुएं से डॉक्टर को खांसी आ गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आदित्य के स्मोकिंग बंद करने के लिए कह सके। सिगरेट खत्म करने के बाद आदित्य ने डॉक्टर को देखा और कहा, सिर्फ 1 घंटे के लिए होश में आना कुछ अजीब नहीं है? डॉक्टर ने माथे से पसीना पोंछते हुए धीरे से कहा, ऐसा ही हुआ है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। एक बार होश में आने का मतलब है कि वो फिर से होश में आ सकता है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा और उसे वहां से जाने का इशारा किया। डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद आदित्य और ज़्यादा खतरनाक लगने लगा। तभी उसके दादाजी का फ़ोन आया।
फोन उठाते ही दादाजी ने कहा, मुझे पता चल गया है कि वहाँ क्या हुआ। कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए होश में आया और फिर बेहोश हो गया। आदित्य ने आराम से जवाब दिया, दादाजी, आई एम ए बिजनेसमैन नॉट अ डॉक्टर। दादाजी ने आहिस्ता से कहा, ठीक है, एक काम करो, उसे यहाँ लेकर आओ, यहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि बहू को भी नहीं। अचानक आदित्य के सामने आरोही का चेहरा आ गया। फोन काटने के बाद उसने केयर टेकर को कॉल किया और पूछा, मैडम अब तक नहीं आई हैं? नहीं सर, केयर टेकर ने जवाब दिया। आदित्य ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसने सोचा, क्या उसे उसके पीछे कुछ लोग तैनात कर देने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। आखिरकार वो उसके लिए है ही क्या जो वो अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करे। यह सोचकर वो उठा और बाकी काम निपटाने के लिए बाहर चला गया। इधर सानवी ने आरोही को फ़ोन किया था, लेकिन आरोही ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। असर की दी हुई बीक को उसने अपने बिस्तर पर फेंक दिया और बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद फ़ोन फिर बजा। उसने देखा कि इस बार भी सानवी का ही फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाते हुए पूछा, क्या हुआ? सानवी चिल्लाई, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ठीक हो ना? सानवी जानती थी वो कभी भी इस तरह से उसके फ़ोन को इग्नोर नहीं करती थी। अगर वो बात नहीं कर सकती तो एक मैसेज कर ही देती थी, जिस वजह से सानवी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। आरोही जवाब देने के लिए सोचने लगी, तभी सानवी ने कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे पेंट हाउस के बाहर खड़ी हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। आरोही को हैरानी हुई, तुम यहाँ हो? हाँ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं आ गई। वैसे तो सानवी का कोई इरादा नहीं था उसके पेंट हाउस में आने का। वो अपने घर में अपने लिविंग रूम में बैठी हुई पॉपकॉर्न खा रही थी और अचानक से उसके चैनल बदलते हुए एक न्यूज़ देखी, जिसकी हेडलाइन कुछ इस तरह की थी, पति था पत्नी से परेशान, अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके टुकड़े करके उसे मार दिया। कई दिन तक लड़की का फ़ोन न लगने पर घर वालों को हुआ शक। सानवी, जो उस वक्त बीच बीच में आरोही को कॉल कर रही थी, इस खबर से घबरा गई। जिस तरह का आदित्य का नेचर था, वो सोच कर ही डर गई और वो इससे आगे नहीं सोचना चाहती थी। वो जल्दी से तैयार होकर पेंट हाउस के लिए निकल गई। आरोही जानती थी वे अभी ही आई है, क्योंकि उसे थोड़ी देर पहले ही वो बाहर से आई थी। आरोही अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब सानवी आ ही गई थी तो उसे इस तरह से भेजना ठीक नहीं होगा। सानवी को अंदर बुलाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजती हूँ। आरोही ने जल्दी से नीचे कॉल किया और केयर टेकर को बुलाया ताकि वो सानवी को लेने जा सके। अपने आप आरोही उसे लेने नहीं गई, क्योंकि वो बहुत ही लो फील कर रही थी, वरना खुद ही सानवी को लेने चली जाती। लेकिन इस वक्त वो बहुत आलस महसूस कर रही थी। सानवी शानदार पेंट हाउस को देखते हुए अंदर आ रही थी। उसके लिए यह बिल्कुल शॉकिंग था, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी महंगी थी कि अगर उसके एक भी चीज़ तोड़ दी तो उसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई उस चीज़ को खरीदने में चली जाती। उसकी आंखें हैरानी से ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन जब केयर टेकर उसे आरोही के पास लेकर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आरोही, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? सानवी एकदम से चिल्लाई। केयर टेकर उसे छोड़कर वहां से चली गई। आरोही ने अपने सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठो। सानवी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल दी हो। उसने फिर से आरोही के उदास चेहरे को देखा और कहा, क्या हुआ आरोही, मुझे बताओ, और ये किसने किया? क्या ये आदित्य ने किया? आरोही ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, उसने नहीं किया, ये तो सूट के लिए है। सानवी हंसते हुए बोली, सच में? क्या मुझे तुम बेवकूफ़ बना रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो? तुम्हें अपने लंबे बाल बहुत प्यारे हैं। अगर वो तुम्हें बाल काटने के लिए भी कहता
तब भी तुम नहीं कटवाती। और भी बहुत सारे तरीके हैं फिल्म में छोटे बाल दिखाने के। आरोही बोली, नहीं, वो दिखाना चाहते थे कि यह असली है, इसीलिए मुझे असली बाल काटने पड़े। सानवी ने उसे हैरानी से देखा और कहा, आरोही, तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है, तुम इसे कब उतारोगी? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी तुम्हें हैरेस कर रहा है? आरोही चुप रही तो सानवी को अब पक्का यकीन हो गया कि ये सब आदित्य ने किया है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि अगर उसके सामने आदित्य होता तो वो उसे जान से मार देती। लेकिन वो भी जानती थी कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो उस इंसान के एक बाल के बराबर भी नहीं थी, जिस वजह से उसे आज अपने पावरफुल ना होने पर गिल्ट महसूस हो रहा था। वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। सानवी ने गंभीर होकर कहा, आरोही, डिवोर्स ले लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती खत्म। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी हमारी शादी को कितना वक्त ही हुआ है, और जब दादाजी को ये बात पता लगेगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, सानवी सोच रही थी। वहीं आरोही ने पहले भी आदित्य से ये बात कही थी और उस वक्त जानती थी कि वो कैसे पागल हो गया था। शायद उसे दादाजी और अपने परिवार की रेपुटेशन की चिंता थी। यही सोचकर उसने दोबारा इस बारे में बात करने का सोचा ही भी नहीं। दादाजी ने उस पर बहुत एहसान किए थे। वो इस तरह से उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकती थी। वो जानती थी कि दादाजी उससे बहुत उम्मीदें रखी हैं, जिस वजह से आरोही पहले ही डिवोर्स लेने के ख्याल से पीछे हट गई थी। सानवी कुछ बोलने ही वाली थी कि केयर टेकर उसके लिए चाय लेकर आ गई। सानवी ने केयर टेकर की तरफ देखा और कहा, आप सिर्फ एक कप रख दीजिए, दूसरा कप लेकर जाइए, मुझे मन नहीं है। केयर टेकर ने कहा, मैडम, ये अदरक वाली चाय है। केयर टेकर जानती थी कि आरोही को अदरक वाली चाय बहुत पसंद थी। वो अक्सर शाम के समय उसे अदरक वाली चाय बनाने के लिए कहती थी और सानवी भी ये बात जानती थी। अब वो समझ गई थी कि आरोही अंदर से कितनी दुखी है, जो अपनी फेवरेट अदरक वाली चाय भी नहीं पी रही थी। सानवी ने एक कप उठाया और दूसरा कप आरोही के आगे रखते हुए कहा, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊँगी। केयर टेकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। उसने नीचे जाकर आदित्य को कॉल करने की कोशिश की। वो पहले भी उसे कॉल कर चुकी थी, लेकिन आदित्य ने नहीं उठाया था। वह उसे बताना चाहती थी कि आरोही घर आ गई है। उधर सानवी ने फिर से आरोही पर जोर देकर कहा, देखो आरोही, तुम ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। क्या तुम पागल हो? उस इंसान ने तुम्हें जीते जी मार दिया है। अपने आप को देखो, अपनी हालत को देखो। जब तुमने शादी नहीं की थी और अब खुद को कंपेयर करो। मैं जानती हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने उससे शादी की, लेकिन तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। तुम्हें उसने वार्निंग दी थी कि वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तब भी तुमने उससे शादी कर ली। एक तरफा प्यार कभी भी लाइफ में खुशी नहीं दे सकता। आरोही चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। जितनी उदास वो पहले थी, उससे भी ज़्यादा उदास हो गई थी। उसकी बातें सुनकर वो इतनी रो रही थी कि अब उसकी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। सानवी ने देखा कि आरोही अपने सामने चाय के कप को घूर रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब सानवी ने सोचा कि अब वो क्या करे। जब वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, उसे लगा कि उसकी बात सुनकर आरोही और ज़्यादा उदास हो रही है। इसीलिए उसने आदित्य की बात को दोबारा नहीं छेड़ा और चाय का कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, पी लो। ये देखकर कि अब सानवी आदित्य की बात नहीं कर रही है और चुप हो गई है, आरोही ने धीरे से कप पकड़ लिया। अगर वो नहीं पकड़ती तो सानवी दोबारा से शुरू हो जाती और फिर से आदित्य को भला बुरा कहती। कुछ देर बाद सानवी ने आरोही से और बातें की। आरोही बस हाँ या ना में जवाब देती रही, ज़्यादा बात नहीं की। पर सानवी ने फिर से आदित्य की बात नहीं छेड़ी। उसने सोचा कि पहले आरोही ठीक हो जाए, फिर वो इस बारे में अच्छे से बात करेगी।
अब अपना ख्याल रखना बोलकर सानवी वहां से चली गई। आरोही फिर से अकेली पड़ गई। कल भी सूट की छुट्टी थी, इसीलिए वो कल भी वहीं रहने वाली थी। उधर बांद्रा के एक आलीशान बंगले में 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। तभी एक आदमी भागते हुए उसके पास आया। सर सर ये देखिए। उसने आदमी के तरफ टैब बढ़ाया जिसमें एक फ़ोटो निकली हुई थी। आदमी ने अपनी आंखें खोली और अपने सेक्रेटरी को देखा। उस टैब को अपने हाथों में लिया और कहा, क्या है ये? सर, ये कविता मैडम जैसी नहीं लगती। कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं? आदमी ने ध्यान से फोटो को देखा और कहा, इस दुनिया में हर दूसरा इंसान किसी के जैसा दिखता है, तो क्या हर दूसरी लड़की मेरी बेटी होगी? इतने सालों में तुम उसे नहीं ढूंढ पाए और अब तुम्हें एक फ़ोटो मिली है और कोई सबूत नहीं है। फिर तुम यहाँ क्या मुंह लेकर मेरे पास आ गए हो कि ये मेरी बेटी है? सेक्रेटरी ने सिर झुकाया और कहा, सॉरी सर, असल में इनके बारे में कुछ खबर लीक हुई है। खबरों का कहना है कि इनकी माँ पहले ही नर्स थी और उनकी मौत कुछ साल पहले हो गई थी। अब ये अनाथ हैं, इनका कोई नहीं है इस दुनिया में। आदमी ने फिर से ध्यान से आरोही की फोटो को देखा और धीरे से कहा, लगती तो उसी की जैसी है। वह आदमी कई सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक नहीं मिली थी और अब उसने अपना आस छोड़ दिया था कि उसकी बेटी भी कभी मिलेगी। वो मिडिल एज का आदमी जिसे अभी आरोही की फ़ोटो टैब में दिखाई गई थी, उसने उसकी फ़ोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में पता लगाओ, जितना हो सके उतना जल्दी। अगर ये मेरी बेटी है तो इसे मेरे पास चाहिए। सेक्रेटरी ने जल्दी से कहा, ठीक है सर, मैं जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ। उस आदमी ने कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले दिन सुबह आरोही को शूट पर जाना था। वो बेमन से उठी और तैयार होने लगी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था शूट पर जाने का, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो शूट पर जाना छोड़ देगी तो उसकी ज़िंदगी पहले जैसी ही हो जाएगी। वो दिन भर इसी पेंट हाउस में किसी बेजान लाश की तरह पड़ी रहेगी। नहाकर वो तैयार हुई और अपने बालों को ड्राई किया। अपने बालों को हाथ में पकड़ते हुए भी वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तभी उसकी नज़र उस बिग पर गई जो असर ने उसे दी थी। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही, फिर उसे अपने हाथों में उठा लिया। जब उसने उसे पहना तो ऐसा लगा जैसे उसके पहले वाले बाल वापस आ गए हों। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बिल्कुल असली बाल लग रहे थे, लेकिन उसे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस तरह से उसने कल असर से बात की थी वो एक मिसबिहेव था। अगर असर से वो दोबारा मिली तो उसे माफ़ी मांग लेगी। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सब नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ तो बिग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, इसीलिए वो डर गए कि आखिर आरोही के बाल एक रात में कैसे वापस आ गए। लेकिन जिन्हें पता था वो समझ गए कि क्या चल रहा था। केयर टेकर ने जल्दी से उसके लिए नाश्ता तैयार किया और कहा, मैडम आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आरोही बस मुस्कुरा दी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। नाश्ता करने के बाद वो जल्दी से सूट के लिए निकल गई। जैसे ही वो सूट पर पहुंची, सबसे पहले जो इंसान उसके पास आया वो वेदांत था। एंग्री बर्ड, तुम 2 दिन पहले कहाँ थी? तुम सूट पर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तुम्हें पहले कंफर्म क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। आरोही को पता था कि उसने बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव नहीं किया था, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने वेदांत की तरफ देखा और कहा, बहुत इमरजेंसी आ गई थी, मैं जल्दी से डायरेक्टर से माफ़ी मांग लूँगी। ये कहते हुए वो डायरेक्टर को ढूंढने लगी। वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो एंग्री बर्ड, आज डैड नहीं है, आज सारा काम प्रोड्यूसर संभालने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आरोही ने जल्दी से उसकी बाजू को झटक दिया और कहा, समझ गई। वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो वो अमीरा थी। अमीरा उसके पास चेयर लेकर आई और बैठ गई।
क्या हुआ, तुम 2 दिन पहले क्यों नहीं आई थी? सब कुछ ठीक तो है ना? 2 दिन में आरोही ने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो खुश नहीं थी। आरोही ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए नहीं आ पाई। ये कहकर वो वापस स्क्रिप्ट में देखने लगी। अमीरा ने मन ही मन सोचा, ये क्यों नहीं आ पाई होगी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि शूट कैंसिल करना पड़ा? कहीं ये आदित्य के साथ तो नहीं थी? उसने अपने ख्यालों को अपने तक ही सीमित रखा और आरोही से कुछ नहीं पूछा। आरोही के पास बहुत काम था। उसे पहले वाले शूट भी आज ही कंप्लीट करने थे। वो भी आज के आज ही। डायरेक्टर मूवी को जल्दी से बनाकर ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टर को दूसरी मूवी का काम शुरू करना था। जब रात हुई तब तक आरोही बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आखिरी शूट उसका वेदांत के साथ ही था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शूट खत्म करने के बाद जो लोग वहीं बचे थे वो सामान को इकट्ठा करने लगे। आरोही जैसे ही पर्स उठाकर बाहर जाने ही वाली थी, उसका सिर घूमने लगा और जैसे ही उसे चक्कर आने ही वाले थे कि एक जोड़ी बाहों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपनी नज़र ऊपर उठाकर देखी तो वो वेदांत था। वेदांत ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और कहा, एंग्री बर्ड, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? वो जैसे ही वहां से जाने ही वाला था, उसकी नज़र अंधेरे से निकलते हुए एक आदमी पर गई, जिसकी काली आंखें भी उस अंधेरे जैसी ही थी। वो उसे देख रहा था। वेदांत के हाथ कांपने लगे। ऐसा लगा जैसे वेदांत अभी आरोही को नीचे गिरा देगा। उस आदमी ने एक नज़र उसकी बाहों में आरोही को देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। आरोही को वेदांत से आदित्य ने अपने गोद में ले लिया। आरोही का सिर जब आदित्य के सीने पर ठहर गया तब जाकर उसने अपने अंदर जो ज्वालामुखी उठ रहा था उसे शांत किया। लगभग सारा स्टाफ जा चुका था। नाम मात्र के कुछ लोग ही वहां बचे हुए थे। जब उन्होंने आदित्य को वहां देखा तो सब हैरान रह गए। आदित्य ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सबकी नज़रों के सामने से आरोही को अपनी गोद में उठाए हुए बाहर लेकर आ गया। प्रोड्यूसर कुछ दूर खड़ा था और अपने असिस्टेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन दे रहा था। जब उसने देखा कि वो भी हैरान रह गया। वेदांत के पास जाते ही उसने कहा, वो आदित्य था ना? चल क्या रहा है? वो आरोही को अपने साथ क्यों ले गया? वेदांत जानता था कि आदित्य और आरोही की शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था और उसके डैड ने भी किसी को भी बताने से मना किया हुआ था। उसने प्रोड्यूसर भी शामिल था, लेकिन फिर भी अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उसके बाद आरोही के बारे में सब गलत सोचेंगे। वैसे भी उसके बारे में सबकी सोच बहुत अलग थी। उसने कुछ सोचते हुए कहा, आदित्य भाई और आरोही की सगाई हो गई है। वेदांत को शादी से बेहतर लगा कि वो सगाई की बात कह दे, क्योंकि सगाई तो नॉर्मल बात होती है। प्रोड्यूसर थोड़ा हैरान रह गया और बोला, सच में? वेदांत बोला, हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता ना चले, नहीं तो फिल्म पर असर पड़ेगा। और आपको तो पता है कि आरोही के बारे में वैसे ही कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई हैं। प्रोड्यूसर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। आदित्य ने आरोही को अपनी कार में बैठाया और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। उसने अभी तक उसे नहीं छोड़ा हुआ था। वो वैसे ही उसे अपनी गोद में लिए हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में थी। आखिर क्या होगा आगे? आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो फिर से आरोही को टॉर्चर करेगा? और क्या सच में आरोही उस आदमी की बेटी है? जानने के लिए कहानी से जुड़े रहिएगा। मिलेंगे कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हाइप का बटन जरूर दबाइएगा।